Hello बच्चों, be comfortable with the topic of today, that is a very useful and interesting topic of sex determination. But before starting the topic, I introduce myself first. Myself Dr. K.K. Misra, Professor of Zoology in Government Hamidiya College. Now it is PM College of Excellence. Now the topic of sex determination is belong to the paper minor and open elective, and it is equally useful to the major also, because it is also included in the major paper also, as well as major second, as well as minor and open elective, and it is introduced in the unit 3rd topic 2. टॉपिक के हाइलाइट्स क्या क्या होंगे, किनको हम डिस्कस करेंगे इस पे? क्रोमोजोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, उसके बाद जेनिक बैलेंस थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रासोफिला में, हार्मोनल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस में पाई जाती है उसके बारे में, और इन्वायरमेंटल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे. लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगी हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि क्या क्या ये इस टॉपिक से सीख पाएंगे, कैसे सेक्स का डिटर्मिनेशन एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग में होता है, इसके बारे में जानेंगे. डोजेज कंपनसेशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे. वाई क्रोमोजोम्स का रोल ड्रासोफिला में नहीं होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, इसके बारे में जानेंगे. और ड्रासोफिला में स्पेशल मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है कि एक्स क्रोमोजोम्स और ऑटोसोम का रेशियो निर्धारित करता है सेक्स को, इसके बारे में जानेंगे. इसके अलावा कुछ एनिमल में हार्मोनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, इसके बारे में जानेंगे. व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? सेक्स डिटर्मिनेशन है क्या, पहले इसके बारे में जानते हैं. किसी भी एनिमल में, इवन ह्यूमन बीइंग में, जब एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है, एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू करता है, तो उस समय कैसे मेल और फीमेल सेक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है. मीन्स द मैकेनिज्म बाय विच द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर डिफ्रेंशिएटेड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन. नाउ क्वेश्चन इज कि सेक्स डिटर्मिनेशन किस में, जैसा हम सब पढ़ चुके हैं पहले कि लोअर एनिमल ग्रुप में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में होते हैं. हायर एनिमल ग्रुप में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग एनिमल में होते हैं, अलग अलग प्रोजेनी में होते हैं. ऐसी कंडीशन में दो कंडीशन बनी, एक यूनिसेक्सुअल ग्रुप, एक बाइसेक्सुअल ग्रुप. तो बाइसेक्सुअल ग्रुप जिसे हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में होते हैं. जनरली ये लोअर ग्रुप के एनिमल हैं, प्रोटोजोन्स, पोरीफेरा, इन सब में. और जो यूनिसेक्सुअल है, मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल किंगडम इज यूनिसेक्सुअल इन नेचर, जहाँ पे मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं. तो नीड कहाँ पे है सेक्स डिटर्मिनेशन की? सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यूनिसेक्सुअल में, कि एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के साथ कैसे मेल चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है और कैसे फीमेल चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है. ये सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया है जिसके लिए अलग अलग थियरी प्रोड्यूस की गई, और वो सारी थियरी हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो ये हर्माफ्रोडाइट ग्रुप हो गया. इस सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया में अभी तक मेजर 4 थियरी प्रोड्यूस की गई हैं. एक है क्रोमोजोमल थियरी, जिसे स्टीवन ने 1905 में दिया था. दूसरी है जेनिक बैलेंस थियरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सीबी ब्रिज ने इसको 1921 में दिया था ड्रासोफिला के लिए. और कुछ एनिमल के ऊपर इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का, तो ये इन्वायरमेंटल थियरी ब्लेडजर के द्वारा 1935 में दी गई थी. और कुछ एनिमल में हार्मोन का इम्पैक्ट भी पड़ता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, जिसको क्रू ने स्पेशली यूज किया था. इस तरह से ये 4 थियरी के इर्द गिर्द ये सेक्स डिटर्मिनेशन को हमें लिखना है और समझने की कोशिश करनी है. सबसे पहले आते हैं हम सीधे क्रोमोजोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पे. क्रोमोजोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में पहले तो ये जान लें कि मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर ह्यूमन बीइंग की को लेकर के हम फोकस कर रहे हैं पहले, फिर दूसरे एनिमल पे आएंगे. ह्यूमन बीइंग में मेल हेट्रोगैमेटिक होता है और फीमेल होमोगैमेटिक होती है. अब ये क्या है, इसको अभी आगे क्लियर करते हैं. मेल का सेक्स ऑर्गन क्या है? मेल का सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है गैमीट्स बनाने के लिए. मेल गैमीट्स स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द
male human being. I mean other mammals also. Likewise, female homogametic है. Why it is called homogametic? We will discuss later on. फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा? फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आप सब जानते हैं कि ओवरी होती है. क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में डिनोट किया जा रहा है? क्योंकि ये ओवम प्रोड्यूस करती है. इसके अलावा ह्यूमन बीइंग में आपको दिखता होगा कि कुछ केसेज ट्रांसजेंडर के भी आते हैं, जहां मेल के रूप में टेस्टिस और फीमेल के रूप में ओवरी, दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन वो अनडेवलप होते हैं और इनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए ये ट्रांसजेंडर कहलाते हैं. बिफोर डिस्कसिंग द क्रोमोजोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन, लेट अस फर्स्ट डिस्कस द ह्यूमन क्रोमोजोम्स. हम सब जानते हैं कि ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं. आपको पता है कि 46 क्रोमोजोम्स एक डिफिनिट नंबर सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया, किसने उसको डिस्कवर्ड किया? तो ये नाम है जियो एंड लिवान का, जिन्होंने 1956 में अल्टीमेटली कंफर्म किया कि ह्यूमन बीइंग हैव 46 क्रोमोजोम्स, दैट इज 23 पेयर क्रोमोजोम्स, जिसमें दो तरह के क्रोमोजोम्स होंगे. एक होता है ऑटोसोम, जिनकी संख्या 22 पेयर होती है. और ऑटोसोम हैं क्या? ऑटोसोम 22 पेयर ऑटोसोम, दीज आर द क्रोमोजोम्स हैविंग द जीन फॉर सोमैटिक कैरेक्टर. अब आप कहोगे सोमैटिक कैरेक्टर क्या है? सोमैटिक कैरेक्टर जैसे आई का कलर हो गया, ब्लू कलर की है, ग्रे कलर की है, ब्लैक कलर की है, या हेयर का कलर हो गया, या हेयर का शेप हो गया, स्ट्रेट हेयर है या करली हेयर है. तो दीज आर द सोमैटिक कैरेक्टर्स, वे जिसकी जीन कहाँ पे लोकेटेड है? इन ऑटोसोम के ऊपर. इसीलिए हमने लिख दिया यहाँ पे कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोमैटिक कैरेक्टर्स. इसके अलावा बाकी जो क्रोमोजोम्स बचे, कितने बचे? एक जोड़ी. 1 पेयर जो क्रोमोजोम्स हैं वो सेक्स क्रोमोजोम्स कहलाते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड एलोसोम्स. ये मेल और फीमेल में अलग अलग होंगे. मेल में ये XY के रूप में होते हैं, दैट इज हेमीजाइगस. व्हाई इट इज कॉल्ड हेमीजाइगस वी विल डिस्कस लेटर ऑन. एंड फीमेल में ये XX के रूप में होते हैं, दैट इज होमोजाइगस. हेमीजाइगस और होमोजाइगस ये क्या है? इसको भी डिस्कस करना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है. एक्चुअल में फीमेल में जो दोनों X क्रोमोजोम्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं. दोनों के ऊपर जो जीन्स होते हैं वो जीन्स भी सिमिलर होते हैं, दैट वाइज इट इज कॉल्ड होमोजाइगस. जबकि फीमेल में एक X क्रोमोजोम्स होता है, एक Y क्रोमोजोम्स होता है. Y क्रोमोजोम्स छोटा भी होता है और Y क्रोमोजोम्स थोड़ा सा कर्व होता है, खास करके ड्रासोफिला जैसे एनिमल में कर्व भी होता है. तो कुछ जीन इनकी जो Y क्रोमोजोम्स पे हैं वो X क्रोमोजोम्स पे नहीं होती हैं. इसीलिए इसको ये नहीं कहेंगे कि 100% दोनों में जीन सिमिलर है. मतलब कुछ जीन ऐसी हैं जो केवल Y क्रोमोजोम्स पे होंगी, X क्रोमोजोम्स पे नहीं होंगी, इसलिए हम उनको कहते हैं हेमीजाइगस कंडीशन. ठीक है. बिफोर डिस्कसिंग द थियरी डिटर्मिनेशन, हाउ डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बीइंग, जीन की पोजीशन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि क्रोमोजोम्स हैं क्या. Chromosomes consist of DNA and protein, and the segment of DNA which inherit a particular character is called gene. और जीन की पोजीशन, जैसे सपोज करो कि ये क्रोमोजोम्स है, तो इस क्रोमोजोम्स पे जो जीन होती हैं जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे ले जाएंगी, वो एक फिक्स लोकस पे होंगी, एक फिक्स स्थान पे होंगी, और इसकी पोजीशन हमेशा यही रहेगी. दूसरा, इस जीन के दो रूप होते हैं जिन्हें हम एलील कहते हैं, एलील्स. द फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील्स. यहाँ पे लिखा है हमने कि एच जीन है 2 एलील्स लोकेटेड ऑन द सेम लोकस. अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप सबने 9-10 से शुरू किया होगा पढ़ना मेंडेलियन को. मेंडल में आपने पढ़ा है कि जैसे कैपिटल टी मतलब ये दो क्रोमोजोम्स, दोनों पे ये टी क्या है, टाल प्लांट के लिए डिनोट किया गया. तो ये
एक फिक्स लोकस पे ये जीन होगी जो लेंथ के लिए है, पौधे की लंबाई के लिए है, कैपिटल टी, और दूसरे क्रोमोसोम्स पे भी कैपिटल टी। तो ये होमोजाइगस कंडीशन में दोनों एलिल एक फिक्स लोग, मतलब जीन, दोनों जीन एक ही हैं, ये दोनों कैपिटल टी एक ही जीन के दो रूप हैं, उनको हम एलिल कहते हैं। इसको और समझो कि जैसे आप क्रॉस करते हो कैपिटल टी और उसके बाद ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी, और अगली जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में आता है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये अब यहाँ पे क्या हो गया, एक पेरेंट से मिला कैपिटल टी, दूसरे पेरेंट से मिला स्मॉल टी, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है। इन दोनों की लोकेशन बिल्कुल सेम होगी, फर्क इतना है रूप बदल गया जीन का, एक जीन का रूप एलिल के रूप में कैपिटल डोमिनेंट है और दूसरे एलिल का रूप रिसेसिव है। ये आपने मेंडेलियन लॉ 9-10 से पढ़ते चले आ रहे हैं, उसी के बेस पर पूरी जेनेटिक्स आधारित है। तो इससे हमने समझाया आपको कि ईच क्रोमोसोम्स है लार्ज नंबर ऑफ जीन एंड ईच जीन है एक देयर फिक्स लोकेशन, ठीक है। और उस जीन के दो रूप होते हैं जिनको हम एलिल्स कहते हैं, एक डोमिनेंट होती है और एक रिसेसिव होती है। ये जीन के रूप के साथ ही हमने ये क्रोमोसोम्स आपको दिखाएं कि ह्यूमन बीइंग में कितने तरह के क्रोमोसोम्स हैं। 23 पेयर क्रोमोसोम्स में ये 22 पेयर तक ऑटोसोम है और एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम्स होगा। फीमेल में ये सेक्स क्रोमोसोम्स XX के रूप में होगा और मेल में ये XY के रूप में होता है। Y क्रोमोसोम्स छोटा होता है, यानी कि Y क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाले जीन्स पूरी तरह से X क्रोमोसोम्स के सिमिलर नहीं होते हैं, इसलिए वो हेमीजाइगस कंडीशन में आ जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल थियरी। क्रोमोजोमल थियरी में XY और XX सिस्टम सबसे कॉमन है, जो ह्यूमन बीइंग में भी लागू होता है और ह्यूमन के साथ सभी मैमल में लागू होता है। इसी सिस्टम के जरिए सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया होती है। मेन सिस्टम क्या है ये XX XY सिस्टम। क्यों नाम दिया गया, जैसा कि शुरू में ही बताया कि फीमेल में एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम्स किस रूप में है, XX के रूप में है, और मेल में एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम्स X और Y के रूप में है। फीमेल में दोनों X क्रोमोसोम्स पर सिमिलर जीन है, दैट वाई इट इज कॉल्ड होमोजाइगस। जबकि फीमेल में और मेल में जो क्रोमोसोम्स हैं वो हेमीजाइगस कंडीशन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एक X है और एक Y क्रोमोसोम्स है। Y क्रोमोसोम्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेल प्रोजेनी, क्योंकि मेल बच्चे का डेवलपमेंट तब तक नहीं होगा जब तक Y क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स में नहीं होंगे। इसलिए यहाँ हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है, मेल सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए Y क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रेजेंस ऑफ Y क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट कन्वर्ट द प्रोजेनी इनटू मेल, यानी कि अगर Y क्रोमोसोम्स जाइगोट में है तो इसका मतलब कि वो बच्चा मेल में कन्वर्ट होगा। अब क्या है उसके पीछे कि Y क्रोमोसोम्स में ऐसी क्या चीज़ है कि जो मेल प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो Y क्रोमोसोम्स में इसके सेंट्रोमियर के पास, छोटा सा क्रोमोसोम्स होता है, सेंट्रोमियर के पास एक जीन होती है जिसे हम कहते हैं TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर इज इंसिस्टिंग द मेल सेक्स ऑर्गन डिटर्मिनेशन। मेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट के लिए जीन कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, TDF, दैट इज टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। कहाँ लोकेटेड है, Y क्रोमोसोम्स पर। Y क्रोमोसोम्स पे भी कहाँ लोकेटेड है, सेंट्रोमियर के पास, क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर के पास। इस जीन का काम क्या है, तो एक चीज़ और क्लियर कर दें कि कोई भी जीन अपना कैरेक्टर डेवलप कैसे करती है। किसी भी जीन का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, इसको थोड़ा सा समझ लो। जीन मतलब हमने क्या बताया था, DNA का एक सेगमेंट जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाएगा। तो ये DNA, सपोज कि ये जीन है,
डीएनए अब कैसे कैरेक्टर डेवलप करेगा, ये जीन कैसे कैरेक्टर डेवलप करेगी, ये अपना पूरा का पूरा मैसेज जो डीएनए में इंक्लूडेड है, ये मैसेज मैसेंजर आरएनए को देती है, यानी कि ये मैसेंजर आरएनए बनाएगी। मैसेंजर आरएनए में पूरी की पूरी जीन की इंफॉर्मेशन आ जाती है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए, कि इसने मैसेज रिसीव कर लिया जीन का। अब इस मैसेंजर आरएनए ने जो मैसेज रिसीव किया है उसी के अकॉर्डिंगली ये प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बनाएगा, जैसे प्रोटीन बनेगी उसी हिसाब से, उसी के अनुसार एंजाइम बनेगी, और जैसी एंजाइम बनेगी वैसा कैरेक्टर डेवलप होगा। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो कि किसी आदमी की आई ब्लू कलर की है, मीन्स इसके जीन में ब्लू कलर की इंफॉर्मेशन इनकोडेड है। अब ये इंफॉर्मेशन ब्लू कलर की ये मैसेंजर आरएनए को देगा, मैसेंजर आरएनए उसी से प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन उसी के हिसाब से एंजाइम बनाएगी, एंड दैट एंजाइम विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप द ब्लू कलर आई इन द ह्यूमन। तो जीन का पूरा एक्शन प्रोटीन पे कोडेड होता है। प्रोटीन पे कोडेड होने के कारण ये कहा जाता है कि जो टीडीएफ है, जो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जीन है, ये जीन एक डीएनए इनकोडेड प्रोटीन बनाती है, एंड दैट इनकोडेड प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस। तो टेस्टिस का डिफरेंशिएशन, बच्चा जब डेवलप होता है तो आफ्टर 6 वीक ये डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है, और वाई क्रोमोसोम्स के जो जीन है टीडीएफ, इसका रोल शुरू हो जाता है। ये टीडीएफ जीन प्रोटीन बनाती है, और ये प्रोटीन फिर टेस्टिस का डिफरेंशिएशन करती है, और अल्टीमेटली चाइल्ड मेल चाइल्ड के रूप में डेवलप होता है। इस टीडीएफ जीन को हम SRY भी बोलते हैं। SRY क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई है। तो टीडीएफ और SRY में आप डिफरेंस मत करना, क्योंकि इसी का नाम है, टीडीएफ को ही SRY जीन बोला गया है, क्योंकि सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई, यानी कि वाई क्रोमोसोम्स पर पाई जाने वाली जीन विच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्टिस डिफरेंशिएशन, मेल चाइल्ड डिफरेंशिएशन, इज आल्सो कॉल्ड SRY रीजन, SRY सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई। यानी कि वाई क्रोमोसोम्स पर वो पार्ट, वो एरिया जो सेक्स को डिटरमाइन करेगी, और वो चूंकि टेस्टिस को डिटरमाइन कर रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। अब आप पोजीशन को देखिए कि मेल में 22 पेयर ऑटोसोम है, एक X क्रोमोसोम्स है और एक Y क्रोमोसोम्स है। टोटल 46 क्रोमोसोम्स। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 22 पेयर ऑटोसोम प्लस XY। दिस इज अ मेल। लाइकवाइज फीमेल की बात करें उसके पहले अब ये देखो कि ये जो गैमीट कैसे बनाते हैं। स्पर्म, अभी एक पॉइंट और मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा, लेकिन फिर भी क्लियर कर दें कि गैमीट बनते कैसे हैं। जैसे टेस्टिस से क्या बनता है? मेल गैमीट, क्या नाम है? स्पर्म। स्पर्म कैसे बनता है? माइटोसिस के जरिए बनेगा कि मियोसिस के जरिए? तो आई होप आपने 12th में भी पढ़ लिया होगा कि ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस या ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, जब टेस्टिस में स्पर्म बनता है तो अल्टीमेटली मियोसिस की प्रोसेस होती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन जिसे हम कहते हैं, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो जब स्पर्म बनेंगे तो स्पर्म में क्रोमोसोम्स नंबर हैप्लॉइड हो जाता है, मीन्स 22 पेयर का क्या हो जाएगा? 22 ऑटोसोम प्लस XY में से कोई एक। तो एक स्पर्म में 22 ऑटोसोम और X क्रोमोसोम्स होगा, और दूसरे स्पर्म में 22 ऑटोसोम प्लस Y क्रोमोसोम्स होगा। यानी कि दो तरह के स्पर्म का निर्माण मेल ह्यूमन के द्वारा किया जाएगा। टेस्टिस में जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी तो बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस
दो तरह के स्पर्म बनेंगे और दोनों में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी, जस्ट हाफ। अब ये देखिए 22 ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम्स कितना हो गया, टोटल 23। दूसरे स्पर्म में 22 ऑटोसोम प्लस वाई क्रोमोसोम्स कितना हो जाएगा, 23। और टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46। तो ये 46 क्रोमोसोम्स जस्ट हाफ हो गए। सो बाय द प्रोसेस ऑफ मियासिस द टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाते हैं। तो फीमेल में जैसा कि हमने बताया कि ओवम में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि 22 ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम्स, ये ओवम होगा। और फीमेल बॉडी में कुल कितने थे, 22 पेयर प्लस एक्स एक्स, तो ये जस्ट हाफ हुआ, तो ये दो ओवम बन गए, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम्स, ये 23 क्रोमोसोम्स, ये 23 क्रोमोसोम्स। ये इंडिकेट क्या करता है कि ओवरी में जितने भी ओवम बन रहे हैं दे ऑल आर सिमिलर। 100% ओवम विल बी 22 ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम्स। तो जब सारे के सारे गैमीट जो ओवरी में बन रहे हैं वो एक जैसे हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, होमोगैमेटिक। कि फीमेल क्या है, होमोगैमेटिक है, उसमें जितने भी गैमीट बनेंगे, गैमीट से मतलब है ओवम से, ये सब के सब एक जैसे होंगे। जब हम मेल में आते हैं तो मेल में भी वही 46 क्रोमोसोम्स, लेकिन हमने बताया कि ये 46 क्रोमोसोम्स जो किस फॉर्म में है, 22 पेयर ऑटोसोम प्लस एक्स वाई। अब जब ये आधे होते हैं तो एक स्पर्म में 22 ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम्स आएगा और दूसरे स्पर्म में 22 ऑटोसोम प्लस वाई क्रोमोसोम्स आएगा। मीन्स यहां दो तरह के स्पर्म बन गए, 50% स्पर्म एक्स क्रोमोसोम्स का होगा और 50% स्पर्म वाई क्रोमोसोम्स का होगा। मीन्स हेट्रोगैमेटिक कंडीशन आ गई यहां पे। हेट्रोगैमेटिक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो गैमीट हैं, जो स्पर्म हैं, वो डिफरेंट हैं। हेट्रो मतलब डिफरेंट, दो तरह के हैं, कुछ एक्स वाले हैं, कुछ वाई वाले हैं। अब डिटर्मिनेशन होता कैसे है, ये अब आप देखो डिटर्मिनेशन कि क्रोमोसोमल थियरी का इम्प्लीमेंट ह्यूमन बीइंग में किस तरह से हो रहा है। मेल ये एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम्स, फीमेल में एक्स 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 क्रोमोसोम्स। आप इसके साथ लगा सकते हो 44 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई, यहाँ लगा सकते हो 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स। अब गैमीट बनेगा, तो गैमीट बनेगा तो क्या होगा, एक्स और वाई अलग अलग स्पर्म में चले गए, एक में होगा 22 ऑटोसोम, क्योंकि 44 था हाफ हो गया, प्लस एक्स वाई में से दोनों अलग हो जाएंगे एक्स, तो एक स्पर्म ये बन गया। दूसरा स्पर्म 22 ऑटोसोम प्लस वाई क्रोमोसोम्स, दूसरा स्पर्म ये हो गया। यानी कि 50% क्रोमोसोम्स स्पर्म है ऑटोसोम 22 ऑटोसोम प्लस 1 एक्स क्रोमोसोम्स और 50% स्पर्म है 22 ऑटोसोम एंड वाई क्रोमोसोम्स, राइट। फीमेल में क्या होगा, फीमेल में ओवरी के अंदर जब ओवम बनेगा तो ये ओवम, ये स्पर्म के बारे में हमने बताया आपको। इसी तरह से फीमेल में जो ओवम बनेगा वो सारे ओवम कैसे होंगे, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम्स, ये ओवम होगा। और एक नहीं, सब 100% ओवम, 100% ओवम विल बी 22 ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम्स के होंगे। अब ओवम तो सब एक जैसे हैं, लेकिन स्पर्म दो तरह का है। इस ओवम के साथ ये स्पर्म फ्यूज करेगा अगर, तो आप देखो क्या बनेगा, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, क्या आ जाएगा, एक्स एक्स। प्रोजेनी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फीमेल में। अगर ओवम के साथ ये वाई वाला स्पर्म फ्यूज करेगा तो ये प्रोजेनी क्या हो जाएगी, मेल हो जाएगी, क्योंकि इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स वाई हो जाएगा। तो अब आप एक चीज बताओ
कि किसी भी कपल्स में मेल चाइल्ड डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, फीमेल की मेल? तो मेरे ख्याल से आप भी ये समझ रहे हैं कि फीमेल के पास तो जितने ओवम हैं सब एक जैसे हैं, एक्स टाइप के हैं, लेकिन मेल के पास जो स्पर्म है वो दो तरह के हैं, एक्स वाले भी हैं और वाई वाले भी हैं। तो इट इज द मेल हु हैव टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, कि अगर स्पर्म का एक्स क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज होगा तो फीमेल चाइल्ड डेवलप होगी, और अगर वाई क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज होगा तो मेल चाइल्ड डेवलप होगी। मीन्स एक कंक्लूजन निकालिए, बिकॉज मेल इज हेट्रोगैमेटिक हैविंग टू टाइप ऑफ स्पर्म, सो the male is responsible for the development of the male progeny in the next generation. फीमेल का कोई रोल नहीं है, फीमेल के पास जितने ओवम हैं सबके सब 100% ओवम एक्स क्रोमोसोम्स वाले हैं, तो वाई क्रोमोसोम्स डिटरमाइन कर रहा है यहाँ पे मेल प्रोजेनी को। और जैसा हमने बताया कि वाई क्रोमोसोम्स हैव द स्ट्रांग इंड्यूसर फॉर द मेल चाइल्ड। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको पिछले आगे डिस्कस किया था कि it have testis determining factor gene and this gene is responsible for the differentiation of testis during the embryonic development. So in the human being, Y chromosomes is responsible for development of male progeny. Even X chromosomes of the sperm is responsible for the development of female progeny. तो मेल और फीमेल चाइल्ड का डिफरेंशिएशन अल्टीमेटली किसके हाथ में है? मेल के हाथ में है। एक और कंक्लूजन यहाँ दिया जा सकता है कि ऐसे किसी भी एनिमल में जो हेट्रोगैमेटिक नेचर का होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा अगली पीढ़ी के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। यहाँ पे ह्यूमन का एग्जाम्पल लिया हमने, यही एग्जाम्पल सारे मैमल में अप्लाई होंगे कि जहाँ पे मेल हेट्रोगैमेटिक होता है तो मेल ही निर्धारित करेगा मुख्य रूप से अगली पीढ़ी के सेक्स को। तो मैं आपको बता रहा था कि जो ह्यूमन बीइंग में या दूसरे मैमल्स में जो हेट्रोगैमेटिक होगा, यानी कि जो एक से ज़्यादा तरह के स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, वही रिस्पॉन्सिबल होगा अगली पीढ़ी में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कि चाइल्ड विल बी मेल और फीमेल। जैसा कि हमने बताया कि स्पर्म में 50% स्पर्म एक्स वाले हैं या 50% स्पर्म वाई वाले हैं, तो इन्हीं के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि फीमेल के पास तो 100% ओवम एक्स क्रोमोसोम्स का है। तो अगर वाई का स्पर्म फ्यूज करेगा तो मेल प्रोजेनी, और एक्स का स्पर्म फ्यूज करेगा तो फीमेल प्रोजेनी डेवलप होगी। इसी तरह की कंडीशन हमें दूसरे एनिमल में भी मिलती है, क्रोमोसोम्स के आधार पर सेक्स का डिटर्मिनेशन। अब आप आइए एक दूसरा सिस्टम, वो अभी आपने देखा एक्स वाई कि एक्स फीमेल था और एक्स वाई मेल था। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं बर्ड्स में, पर्टिकुलरली बर्ड्स के अलावा कुछ रेप्टाइल्स में, सम रेप्टाइल्स, और कुछ फिशेज में, एंड सम फिशेज। इसमें भी क्रोमोसोम्स के द्वारा ही निर्धारित होता है सेक्स का डिटर्मिनेशन, लेकिन कंडीशन बदलने जा रही है। कंडीशन क्या बदलने जा रही है? एक तो क्रोमोसोम्स का नाम चेंज कर दिया गया ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो जेड क्रोमोसोम्स और ZW क्रोमोसोम्स नाम दिया गया, राइट। ये कंडीशन है क्या? यहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमेटिक होने जा रही है। अभी आपने देखा था ह्यूमन के केस में कि मेल हेट्रोगैमेटिक था, दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन बर्ड के केस में फीमेल दो तरह के ओवम प्रोड्यूस करेगी और मेल सब एक जैसा स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, यानी कि मेल होमोगैमेटिक होगा और फीमेल हेट्रोगैमेटिक होगी। कॉन्ट्रास्ट समझिएगा, दोनों क्रोमोसोमल थियरी है कि क्रोमोसोम्स के द्वारा ही सेक्स का डिटर्मिनेशन हो रहा है। ह्यूमन के केस में और दूसरे मैमल में मेल हेट्रोगैमेटिक था, दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा था, फीमेल होमोगैमेटिक थी, 100% ओवम उसके सिमिलर थे। लेकिन इन केस ऑफ बर्ड्स नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया गया, ZW सेक्स क्रोमोसोम्स जो डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। क्या उल्टा हो रहा है?
फीमेल हेट्रोगैमेटिक हो जाएगी, 2 तरह के ओवम प्रोड्यूस करेगी, और मेल होमोगैमेटिक हो जाएगा। उसका पूरा का पूरा जितने स्पर्म होंगे सब जेड टाइप के होंगे। अब आप देखिए यहाँ पे कि मेल को जेड जेड से डिनोट किया जा रहा है, ऑटोसोम के साथ क्या होंगे, जेड जेड सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, और ये जो स्पर्म बनाएगा उसके सारे स्पर्म कैसे होंगे, केवल जेड टाइप के, यानी कि 100% स्पर्म जेड टाइप के होंगे। मीन्स क्या कहेंगे इसको कि ये होमोगैमेटिक है। जबकि फीमेल में 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, जेड भी है और डब्ल्यू भी है। तो जब इसके ओवरी में ओवम बनेगा तो 50% ओवम जेड टाइप के होंगे और 50% ओवम डब्ल्यू टाइप के होंगे। तो अब आप बताइए कि यहां पे कौन सेक्स डिटरमाइन करेगा अगली प्रोजेनी का, कि ये बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा। बर्ड के केस में जाहिर सी बात है जो हेट्रोगैमेटिक है, जिसके पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि 2 तरह के ओवम लेके बैठा है। तो 2 तरह के ओवम अगर मौजूद हैं, और स्पर्म तो सब एक जैसे हैं, तो स्पर्म के साथ कौन सा ओवम फ्यूज कर रहा है। अगर जेड वाला फ्यूज करेगा तो जेड जेड यानी कि मेल प्रोजेनी डेवलप होगी। अगर डब्ल्यू वाला ओवम फ्यूज करेगा स्पर्म के साथ तो फिर फीमेल प्रोजेनी डेवलप होगी। कहने का मतलब कि क्रोमोजोमल थियरी ये डिक्टेट करती है कि सेक्स क्रोमोजोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। अब ये 2 कंडीशन में आते हैं, एक हेट्रोगैमेटिक मेल या हेट्रोगैमेटिक फीमेल। ह्यूमन के केस में क्या है, ह्यूमन के केस में मेल हेट्रोगैमेटिक है, दैट्स वाई द स्पर्म इज रिस्पॉन्सिबल, मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। बट इन केस ऑफ बर्ड फीमेल हेट्रोगैमेटिक है, यहाँ पे फीमेल में 2 तरह के ओवम बन रहे हैं, तो फीमेल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो क्रोमोजोमल थियरी क्या कहती है कि हेट्रोगैमेटिक इंडिविजुअल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन द नेक्स्ट जनरेशन, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सेक्स डिटर्मिनेशन से जुड़ा हुआ है, ह्यूमन को लेकर के समझा रहे हैं। ये 2 जगह आएगा। पहले हम ह्यूमन के केस में समझाएंगे इसको कि ह्यूमन में ये डोजेज कंपनसेशन एक पॉइंट आया है। अगर आप सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्क्राइब करने के साथ डोजेज कंपनसेशन नहीं देते हैं, मतलब ये आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा। अब ये डोजेज कंपनसेशन है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। डोजेज का मतलब सब जानते हो, मात्रा, क्वांटिटी। कंपनसेशन का मतलब उसको इक्वलाइज करना, बराबर करना। अब है क्या ये, अब देखिए ह्यूमन के केस में मेल के पास 1 एक्स क्रोमोसोम्स है, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं। जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं इनका काम क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन। केवल सेक्स डिटर्मिनेशन ही काम नहीं होता, एक्स क्रोमोसोम्स पर कुछ सोमैटिक जीन भी होते हैं जो बॉडी के सोमैटिक कैरेक्टर को भी डेवलप करते हैं। और आप ये सब जानते होंगे, मैं केवल याद दिलाना चाह रहा हूं आपको कि आपने पढ़ा है हीमोफीलिया कैसे होती है और क्यों होती है। हीमोफीलिया आप जानते हैं कि जो ब्लड डिटरमाइनिंग फैक्टर हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं, वो एब्सेंट हो जाते हैं। जब एब्सेंट हो जाते हैं तो चोट लगने के बाद ब्लड क्लॉट नहीं करता, सबने पढ़ा होगा। एक और केस पढ़ा है आपने, कलर ब्लाइंडनेस। कुछ लोगों में रेड और ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएट करने की कैपेसिटी नहीं रहती, क्योंकि कलर विजन दिया जाता है कोन के द्वारा, और ये कोन कहाँ होते हैं, हमारे आँख की रेटिना पर। 3 तरह के कोन बेसिकली होते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। इनके ही जरिए हम अलग अलग कलर का डिफ्रेंशिएशन कर पाते हैं। आपको मालूम है कि ये दोनों चीज़ें जीन से डेवलप होती हैं, और ये दोनों जीन हैं कहाँ पे, एक्स क्रोमोसोम्स पर। तो ये सोमैटिक कैरेक्टर हुआ, क्योंकि आपके आँख में कलर विजन का कैरेक्टर भी डेवलप किया जा रहा है उस जीन के द्वारा जो एक्स क्रोमोसोम्स पे है। कौन सा सोमैटिक कैरेक्टर है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर डेवलप करने वाले जीन एक्स क्रोमोसोम्स पे हैं, या कोन डेवलप करने वाले, रेटिना में कोन डेवलप करने वाले जीन भी एक्स क्रोमोसोम्स पर हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। 8वां फैक्टर ब्लड का,
8th फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग का, जिसका नाम ही है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ये एक्स क्रोमोसोम्स के जीन के द्वारा बनाया जाता है। मान लीजिए एक एक्स क्रोमोसोम्स, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 1 ग्राम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बनाता है क्लॉटिंग के पर्पज से। अब जब डिफ्रेंशिएशन देखना कि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम्स है जो 1 मिलीग्राम 8th फैक्टर बनाएगा, ब्लड में रहेगा, और फीमेल में कितना हो जाएगा, 2 एक्स क्रोमोसोम्स है ना, तो 2 मिलीग्राम 8वां फैक्टर होगा फीमेल के ब्लड में। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या भाई? और क्यों पॉसिबल होगा? क्योंकि हम सब जानते हैं कि मेल और फीमेल दोनों की फिजियोलॉजी एक जैसी होती है और दोनों में जो क्वांटिटी हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, वो इक्वल ही होते हैं हर चीज़ के, हर फिजियोलॉजिकल फैक्टर। लेकिन यहाँ तो कुछ और दिख रहा है कि मेल में 1 एक्स क्रोमोसोम्स है तो 8वां फैक्टर 1 मिलीग्राम बनाया, लेकिन फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स है, जाहिर सी बात है 2 मिलीग्राम बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, दोनों में 1 ही मिलीग्राम होगा। कैसे पॉसिबल है भाई? इसी की प्रक्रिया को कि दोनों में 1 मिलीग्राम होगा, वो कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रही है, उसी को कहा जाएगा डोजेज कंपनसेशन। कि द प्रोडक्ट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स इन द मेल एंड फीमेल आर वेरी मच इक्वल। हाउ इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ मेल, इन केस ऑफ ह्यूमन? ह्यूमन के केस में फीमेल का 1 एक्स क्रोमोसोम्स इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि मैकेनिज्म होगी हाइपो एक्टिविटी की। हाइपो एक्टिविटी मीन्स फीमेल में जो 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं उनकी एक्टिविटी डाउन होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों बहुत थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि 2 में से 1 एक्स क्रोमोसोम्स इसका इनर्ट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, और इनएक्टिव होकर के वो बदल जाता है बार बॉडी में। तो फंक्शनली एक ही क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल में भी काम करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, और मेल में भी एक ही एक्स क्रोमोसोम्स है ही, तो वो बनाएगा। यानी कि एक्स क्रोमोसोम से बनने वाला प्रोडक्ट मेल और फीमेल में बराबर कैसे हुआ? क्योंकि फीमेल का 2 में से 1 एक्स क्रोमोसोम्स इनएक्टिव हो जाता है सोमैटिक कैरेक्टर्स के लिए। जब सेक्स डिटर्मिनेशन की बात आएगी तो ये फिर एक्टिव हो जाएगा, लेकिन जब प्रोडक्ट बनाने की बात आएगी तो 2 में से 1 इनएक्टिव हो जाएगा। कैसे इनएक्टिव होता है? ये इनएक्टिव होकर के कन्वर्ट हो जाता है, एक बड़ा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड बार बॉडी। अब बार बॉडी नाम क्यों दे दिया गया? बार और बर्ट्राम, ये 2 साइंटिस्ट, इन्होंने इसको खोजा था कि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स में से सोमैटिक कैरेक्टर के लिए एक ही एक्स क्रोमोसोम्स काम करता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम्स इनएक्टिव होकर के फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन बन जाता है, जिसे हम बार बॉडी कहते हैं। ठीक है, अब ये बार बॉडी मिलती कहाँ है और किस में मिलती है? हमने आपको बताया कि जो एक एक्स क्रोमोसोम्स इनएक्टिव हो रहा है वो बार बॉडी के रूप में सेल का जो न्यूक्लियोलस है उसके पास, या ये कह सकते हो कि न्यूक्लियस में या न्यूक्लियोलस से जुड़ी हुई प्रेजेंट रहती है। और ये बार बॉडी जब बन जाती है मतलब एक एक्स क्रोमोसोम्स सोमैटिक रूप से काम नहीं कर रहा है। डिस्कवरी दी है बार और बर्ट्राम ने, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बार बॉडी। लेकिन ये है क्या? दिस इज इनएक्टिव 1 एक्स क्रोमोसोम्स, जिसे हम फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन भी कहते हैं। फैकल्टेटिव का मतलब ये हुआ जो टेम्परेरी रूप से इनएक्टिव हो गया, हेट्रोक्रोमैटिन के रूप में कुंडलित हो जाता है, एक्सप्रेस नहीं करता अपने आप को। जब एक्सप्रेस नहीं करेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये बार बॉडी में कन्वर्ट हो गया एक एक्स क्रोमोसोम्स। तो अब फंक्शनल क्रोमोसोम्स फीमेल में भी एक ही बचा एक्स क्रोमोसोम्स,
और मेल में भी एक ही बचा, इसलिए दोनों के द्वारा प्रोडक्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितना प्रोडक्ट मेल में होगा उतना ही प्रोडक्ट फीमेल में भी होगा। ये बार बॉडी एक जगह न्यूट्रोफिल का नाम आपने सुना होगा, उसमें एक ड्रम स्टिक के रूप में नजर आती है। न्यूट्रोफिल जो WBC है, इस WBC में ये न्यूट्रोफिल है, इसमें 4 लोब या 5 लोब के बने हुए न्यूक्लियस होते हैं। इस लोब के साथ एक ड्रम स्टिक के रूप में नजर आती है ये बार बॉडी। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादातर बार बॉडी की लोकेशन न्यूक्लियस में होती है। ये नॉर्मल एक डार्ट के रूप में जैसा हमने यहाँ दिखाया है उस तरफ नज़र आती है, या न्यूट्रोफिल में ये एक ड्रम बजाने वाले स्टिक जैसी नज़र आती है। तो ड्रम स्टिक, बहुत क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ड्रम स्टिक, तो आप कहोगे ड्रम स्टिक इज नथिंग बट इनएक्टिव 1 X क्रोमोसोम्स ऑफ द फीमेल विच लुक्स लाइक ड्रम स्टिक। ये बार बॉडी होती है, राइट। ड्रम स्टिक शेप हो गया इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन के केस में फीमेल में बार बॉडी होगी, मेल में नहीं होगी। फीमेल में बार बॉडी होगी, मेल में नहीं होगी। अगर मेल में बार बॉडी है तो इसका मतलब वो एबनॉर्मल मेल है। जरा एग्जाम्पल लेके देखिए। पहले नंबर ऑफ बार बॉडी, ये हमने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ X क्रोमोसोम्स -1। तो फीमेल में कितने X क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 -1 कितना हो गया, फीमेल में बार बॉडी की संख्या 1। तो ये फीमेल में एक बार बॉडी मिलेगी ही मिलेगी, मतलब फीमेल इज बार बॉडी पॉजिटिव। और जरा मेल की बात करें, मेल के केस में क्या है, कितने X क्रोमोसोम्स हैं, 1 1 इज इक्वल टू 0। मेल में बार बॉडी नहीं होगी, मेल बार बॉडी निगेटिव होगा। अगर किसी मेल में बार बॉडी मिलती है तो क्या इंडिकेशन होगा, वो एबनॉर्मल है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपने नाम भी सुना होगा, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। ये क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मलिटी से बनता है। क्लीनफिल्टर सिंड्रोम में जो जीनोटाइप होता है, जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 44 ऑटोसोम प्लस XXY। क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें 2 X क्रोमोसोम्स और Y क्रोमोसोम्स साथ में है। तो Y क्रोमोसोम्स होने के कारण ये बच्चा मेल होगा। क्यों, क्योंकि Y हैव द जीन टू डेवलप मेल कैरेक्टर। लेकिन 2 X क्रोमोसोम्स हैं भाई, 2 X क्रोमोसोम्स आ गए तो 2 X क्रोमोसोम्स आने का मतलब फीमेल के कैरेक्टर ज़्यादा दिखेंगे। मीन्स ऐसा बच्चा जो क्लीनफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित है, उसका जो सेक्स क्रोमोसोम्स का जीनोटाइप होगा वो XXY होगा। Y होने के कारण ये फिनोटिपिकली तो मेल होगा, बाहर से तो ये मेल दिखेगा, लेकिन 2 X क्रोमोसोम्स हैं, इसलिए इसमें फीमेल कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। और कैसे पहचान करेंगे, ऐसा आदमी या ऐसा बच्चा बार बॉडी पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई बार बॉडी पॉजिटिव, 2 X क्रोमोसोम्स है ना, तो 2 X क्रोमोसोम्स में से एक हेट्रोक्रोमैटिन एक ही बार बॉडी में बदलेगा। तो इस तरह के मेल में एक बार बॉडी आपको मिलेगी। कहने का मतलब ये था कि जनरली एक नॉर्मल मेल बार बॉडी निगेटिव होगा, लेकिन अगर किसी मेल में बार बॉडी मिलती है, वो पॉजिटिव निकलता है, इसका मतलब है कि उसमें X क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ गई। तो ऐसे लोग जो क्लीनफिल्टर सिंड्रोम वाले होते हैं वो फिनोटिपिकली तो मेल होते हैं, बट दे हैव फीमेल कैरेक्टर, राइट। तो ये डोजेज कंपनसेशन की प्रक्रिया, यानी कि मेल और फीमेल में X क्रोमोसोम्स के प्रोडक्ट को इक्वलाइज करने के लिए फीमेल का एक X क्रोमोसोम्स इनएक्टिव हो जाता है, जिससे कि मेल और फीमेल दोनों में प्रोडक्ट बराबर रहें, और ये कहलाता है डोजेज कंपनसेशन इन द ह्यूमन। इसके कॉन्ट्रास्ट अभी हम अगले पार्ट पे आ रहे हैं, जहाँ पे यही डोजेज कंपनसेशन चेंज होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट थियरी,
and the most important theory of the sex determination which is apply in case of Drosophila. Before discussing the Drosophila chromosomal theory या जेनिक बैलेंस थियरी, एक और एक्सेप्शनल केस सेक्स डिटर्मिनेशन का हमारे सामने आता है और यह बहुत यूनिक है। आर्थ्रोपोडा का नाम सबने सुना होगा, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द इन्वर्टिब्रेट। दीज आर्थ्रोपोडा हैव ए लार्जेस्ट क्लास दैट इज कॉल्ड इंसेक्टा। और उस इंसेक्टा में एक एनिमल है वेल नोन टू ऑल ऑफ यू, हनी बी। हनी बी सोशल इंसेक्ट है। सब पढ़े होंगे कि इसकी 3 कैटेगरी होती है। ये कॉलोनी बनाती है, इसमें मेल होता है, इसमें फीमेल होता है और इसमें वर्कर होते हैं। मेल को हम ड्रोन कहते हैं, फीमेल को हम क्वीन कहते हैं और बाकी वर्कर। मेल और फीमेल का काम केवल एक ही रहता है। मेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है, क्वीन ओवम प्रोड्यूस करती है जिनका फर्टिलाइजेशन होता है और ये बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन जो वर्कर है, जो मधुमक्खी का छत्ता आप देखते हो, वो छत्ता बनाता कौन है? वर्कर्स। अब वर्कर को क्या कहोगे? ये मत कहना कि ट्रांसजेंडर हैं ह्यूमन की तरह से, नहीं, ये वर्कर्स भी फीमेल होती हैं लेकिन काम बदल जाता है इनका। ये छत्ता बनाती हैं, जो भी हनी के सूप्स हैं वो भी वही तैयार करती हैं। उस हनी कम्ब को ये प्रोटेक्ट भी करती हैं, नहीं कि सारा काम इन्हीं का रहता है। क्वीन का काम केवल एग लेइंग का है। डेवलपमेंट या सेक्स का डिटर्मिनेशन बड़ा यूनिक है इनके केस में। आइए देखते हैं कि कैसे होता है। एक डायग्राम से समझा देते हैं आपको। मेल हनी बी, जाहिर सी बात है स्पर्म बनाएगा। माइटोटिक डिवीजन के जरिए ये स्पर्म बनाता है बहुत सारे। मेल यानी कि ड्रोन, इसका काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना, तो स्पर्म बनाता है। और स्पर्म कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। क्यों हैप्लॉइड होगा? क्योंकि मेल हनी बी भी हैप्लॉइड होता है। क्रोमोसोम्स की संख्या आधी ही रहती है। हनी बी में क्रोमोसोम्स की हैप्लॉइड संख्या 16 होती है। मेल में हैप्लॉइड संख्या मेल में है और फीमेल में डिप्लॉइड कंडीशन होती है, यानी कि टोटल 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मेल में माइटोसिस के जरिए, अब यहाँ समझिएगा, ये एक्चुअल में माइटोसिस नहीं है, प्रक्रिया तो मियासिस की होती है, लेकिन आप जानते हो कि मियासिस 2 पार्ट में होती है, मियासिस फर्स्ट एंड मियासिस सेकेंड। तो मियासिस फर्स्ट स्केप हो जाती है, मियासिस सेकेंड के जरिए ये स्पर्म बनाता है और ये स्पर्म नो डाउट फिर 16 क्रोमोसोम्स ही होंगे उसमें, क्योंकि मेल में 16 हैं तो इस स्पर्म में भी 16 रहेंगे। क्वीन डिप्लॉयड है और ये इसमें टोटल क्रोमोसोम्स 32 होंगे। ये मियासिस के जरिए प्रॉपर एग बनाएगी, जैसे ह्यूमन का केस हमने बताया था। इसमें मियासिस होगी और मियासिस के जरिए हैप्लॉइड एग सेल बनेगी। एग सेल में कितने हो जाएंगे? वही आधा हो जाएंगे मियासिस के जरिए, 16। तो 16 इस ओवम में भी, 16 इस ओवम में भी। अब 2 तरह से इस ओवम का डेवलपमेंट होता है। एक ओवम वो होता है जो बिना स्पर्म के डेवलप हो जाता है, डायरेक्ट इसका एक्टिवेशन होता है, इट कन्वर्ट इनटू मेल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस आपने पढ़ा भी होगा, पूरा चैप्टर है कि डेवलपमेंट ऑफ ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। तो ये प्रक्रिया एक ओवम में जिसमें चलेगी, जाहिर सी बात है जब ओवम बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होगा तो ओवम में क्रोमोसोम्स कितने हैं? 16 हैप्लॉइड, और जो प्रोजेनी बनेगी वो भी हैप्लॉइड होगी। तो ये क्या कहलाएगा? ये प्रोजेनी क्या बनेगी? मेल, ड्रोन। मीन्स हैप्लॉइडी निर्धारित कर रही है मेल का डेवलपमेंट। क्रोमोसोम्स की संख्या जस्ट हाफ है, ये बना रही है मेल का डेवलपमेंट कर रही है। और फीमेल का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? फीमेल के लिए एक ओवम स्पर्म के साथ फ्यूज करता है, बाकायदा फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है। क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो गई? 32, क्योंकि 16 स्पर्म के और 16 ओवम के 32 क्रोमोसोम्स हो गया और ये फीमेल में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ निर्धारित कौन कर रहा है फीमेल और मेल का डेवलपमेंट? हैप्लॉइडी एंड डिप्लॉइडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। अगर डिप्लॉयड नंबर है, जाइगोट डेवलप हुआ फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वो फीमेल में कन्वर्ट होगा। और अगर हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम सीधे पार्थेनोजेनेसिस के जरिए डेवलप हो रहा है
तो वो मेल में कन्वर्ट होगा, राइट। अब सवाल ये उठता है कि फीमेल सर दो तरह की हो गई, कौन कौन सी? एक क्वीन और एक वर्कर, दोनों फीमेल हैं। ये डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है? तो ये डिफ्रेंशिएशन होता है जब ये डेवलपमेंट शुरू होता है, जाइगोट का लार्वा बनता है, तो लार्वा की फीडिंग दो तरह से होती है। एक लार्वा, कुछ लार्वा ऐसे होते हैं जो उनको स्पेशल टाइप का फूड मिल जाता है जिसे हम कहते हैं रॉयल जेली, अगर उस पर फीडिंग करते हैं तो वो क्वीन बन जाती है, और बाकी अदर फूड पे जो फीडिंग करते हैं वो वर्कर बन जाते हैं। तो ये फीडिंग हैबिट के जरिए क्वीन और वर्कर दोनों फीमेल हैं, दोनों में डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स नंबर हैं, लेकिन फीडिंग हैबिट के द्वारा कुछ क्वीन में बदल जाते हैं, कुछ वर्कर में बदल जाते हैं। जो वर्कर होते हैं वो स्टेराइल होती हैं, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तो ये एक यूनिक एग्जाम्पल है हनी बी, जो आर्थ्रोपोडा के हाइमेनोप्टेरा ग्रुप का एनिमल है। इस ग्रुप में सेक्स का निर्धारण कौन कर रहा है? हैप्लॉइडी एंड डिप्लॉइडी डिटरमाइन द सेक्स। फीमेल डिप्लॉयड होती है, मेल हैप्लॉइड होता है, यानी कि मेल का डेवलपमेंट विदाउट ओवम के फर्टिलाइजेशन से पार्थेनोजेनेसिस के जरिए होता है। तो ये क्रोमोसोम्स नंबर के आधार पे हमने आपको 3 एग्जाम्पल बताए। ह्यूमन का केस बताया, ह्यूमन जैसा ही मैमल में भी होता है XXXY सिस्टम। बर्ड का केस बताया जिसमें ZZZW सिस्टम, और तीसरा हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताए। तो बच्चों, पूरा सेक्स डिटरमिनेशन का टॉपिक अगर आपके समझ में आ गया है तो हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्या उनके ऑप्शन होंगे, हमें भी समझ में आ जाए कि आपके समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बीइंग? हम सब जानते हैं कि ह्यूमन के केस में 23 पेयर क्रोमोसोम्स में से 22 पेयर क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं, और एक ही पेयर ऐसा होता है जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। मेल में ये सेक्स क्रोमोसोम्स XY के रूप में होता है, और फीमेल के केस में XX के रूप में होता है, यानी कि होगा अल्टीमेटली 1 पेयर केवल। तो ये आंसर होगा इसका। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फुल्ली एक्सप्रेस्ड एलील इज रेफर्ड टू एज। हमने बताया था कि जीन के 2 एलील होते हैं, एक डोमिनेंट हो सकता है, एक रिसेसिव हो सकता है। तो जो एलील एक्सप्रेस करेगा, जो डेवलप होगा, उसे हम क्या कहेंगे? डोमिनेंट एलील। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये तो दोनों रिसेसिव हैं, ये दोनों डोमिनेंट हैं। ये प्योर प्लांट टाल प्लांट है, ये प्योर ड्वार्फ प्लांट है। लेकिन जब एक साथ इन दोनों आ जाते हैं अगली पीढ़ी में, तो एक डोमिनेंट भी आ गया, एक रिसेसिव भी आ गया, तो पौधा कौन सा डेवलप हुआ? टाल प्लांट। यानी कि जो डोमिनेंट एलील है वो एक्सप्रेस कर दी अपने आप को। तो जब ये कहा जाए कि फुल्ली एक्सप्रेस्ड एलील जो एक्सप्रेस हो रहा है अगली जनरेशन में, वो क्या कहलाएगा? डोमिनेंट एलील या डोमिनेंट। हाउ मेनी ऑटोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग? बहुत आसान सा क्वेश्चन, हम सब जानते हैं, अभी हमने डिस्कस भी किया कि 23 पेयर में 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स माइनस कर दो तो क्या बचेगा? 22 पेयर ऑटोसोम जो मौजूद होते हैं इनके केस में। फर्दर रीडिंग है कुछ एक्स्ट्रा, अगर आप चाहें तो इनको और भी डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। हालांकि सारी चीज़ें आपकी कवर की जा चुकी हैं, एक एक पॉइंट। अगर आप लेक्चर को ही बेस बनाएंगे तो आप आराम से अपने आंसर को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से प्रोड्यूस कर पाएंगे। आई होप कि ये सेक्स डिटरमिनेशन का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।